Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to start one more interesting video of class 12th biology and from the third chapter, which is human reproduction. So guys, basically I have already posted the 4 videos of previous topics from NCERT. So now let's start today's video. And today we are going to take up the topic which is the fertilization and embryonic development. Okay, so let's continue with today's topic. So firstly guys, we are going to discuss about fertilization. Okay, so before discussing the fertilization, एक बहुत important term NCERT में mention किया गया है, insemination. So insemination का मतलब है the discharge of semen by the penis into the female's vagina close to cervix during coitus is called semination. So basically इसका मतलब ये है कि जब पेनिस से हमारे सीमेन का डिस्चार्ज होता है फीमेल वजाइना में यानी फीमेल प्राइवेट पार्ट्स में, सो उससे हम कहते हैं इंसेमिनेशन. ओके, सो जब सेमेन रिलीज़ होगा, सो बेसिकली स्पर्म का मतलब यहाँ पे है कि स्पर्म का जो भी रिलीजिंग प्रोसेस होता है फीमेल वेजाइना में, उससे हम इंसेमिनेशन कहते हैं, क्योंकि मेल्स में बेसिकली हमारा जो सीमेन होता है उसी से के थ्रू हमारे स्पर्म्स फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं. फाइन. नाउ जब हमारा सेमेन के थ्रू स्पर्म्स वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं सर्विक्स में, देन वो एंटर करते हैं यूट्रस में, एंड देन फाइनली वो रीच करते हैं जंक्शन को जिसको हम कहते हैं एम्प्लूररी इथमस जंक्शन. फाइन. एंड ये जंक्शन होता है फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट, या फिर हम बेसिकली कह सकते हैं कि सर्विक्स यानी वेजाइना एंड सर्विक्स के बाद जो स्पर्म होते हैं वो यूट्रस के थ्रू पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है. एंड जो ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से, वो भी पहुंचता है हमारा एम्प्लूररी इस्थमिक जंक्शन में, या फिर हम कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. अब एक यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोटिस किया जाना चाहिए, वो ये कि अगर हमारा ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट होकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे साइमल्टेनियसली, या फिर जो हमने देखा था इस्थुस्मस एंड एम्प्यूला जंक्शन जो था वहाँ पे पहुंचेंगे, तभी हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. और अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे सो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा. सो इस फैक्टर से हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर सेक्सुअल रिलेशनशिप में या फिर और कोलैप्शंस में हमारा फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट नहीं आती है. ठीक है. सो बेसिकली फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फाइन. सो गाइज, दीज वर ऑल अबाउट द मेन इवेंट्स. बस इसके साथ हमारे कुछ सब इवेंट्स भी होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आकर करते हैं. फाइन. सो पहला प्रोसेस ये होता है कि अगर एक स्पर्म किसी ओवम के कांटेक्ट में आता है, सो जो ओवम के ऊपर हमारा जोना पेलिडिसिया लेयर प्रेजेंट होती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, एंड उस चेंजेस की हम वजह से जो अदर स्पर्म है वो ब्लॉक हो जाते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एग के कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं. सो जिससे कि एज अ रिज़ल्ट ये सामने आता है कि एक स्पर्म ही एक ओवम के साथ फर्टिलाइज कर लेता है, जिससे कि हमारा पॉलीस्पर्मी कंडीशन के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं. फाइन. सो नेक्स्ट जो सब इवेंट आता है हम उसे ये बता सकते हैं, उसमें ये कहा जाता है सब इवेंट में कि जो एक्रोसोम सिक्रीशंस होते हैं वो स्पर्म की हेल्प करते हैं कि वो ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच सके थ्रू जोना पेलिडिया, और
और ये क्रॉस कर सके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर लेयर होती है ओवम की, जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिटा। तो ये कोरोना रेडिटा डिज़ोल्व हो जाती है जो कि एक्रोसोम सेक्रीशंस होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट यही था सब इवेंट में कि जो भी सिक्रीशंस हमारा एक्रोसोम होते हैं वो हेल्प करते हैं कि स्पर्म साइटोप्लाज्म में एंटर कर सके ओवा के थ्रू जोना पेलुडिशिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। जो इनर मोस्ट लेयर होती है एग की, जिसको हम कोरोना रेडिटा कहते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है लगभग बाय व्हाट, बाय द एंजाइम्स ऑफ एक्रोसोम, यानी कि एक्रोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू। ना हमारा थर्ड सब इवेंट ये है कि जो सेकेंडरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उसका कंप्लीशन हो जाता है, यानी कि वो सर्कल हमारा डिवीजन का कंप्लीट हो जाता है। फिर जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है उससे हमारे दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला होता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और दूसरा स्ट्रक्चर बनता है हैप्लॉइड ओवम। हैप्लॉइड ओवम मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ओवम और एग, राइट। अब फोर्थ सब इवेंट ये होगा कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा स्पर्म का और जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा ओवम का, वो दोनों फ्यूज़ करके एक डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाएंगे, ठीक है। Diploid zygote means actually the 2n number of chromosome. It means the 46 number of chromosome. So we can say at the time of fertilization, the conformation of chromosome is done to the zygote, and from the zygote these characters are transferred to the baby also. Okay. Now fifth most important subtopic ये है कि जब हमारा फ्यूजन हो रहा होता है इसी स्टेज में हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि फ्यूचर बेबी, मतलब फ्यूचर में जो बेबी आने वाला है वो फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है। स्पर्म हमारा वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम लेता है और फीमेल हमारा एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम रहती है। सो दो स्पर्म होते हैं जिसमें एक में वाई होता है और एक में एक्स होता है, राइट। और एक्स सेल एक ही होता है और इसमें एग क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ओके। सो एग का एक्स क्रोमोसोम अगर वाई के स्पर्म के वाई वाले क्रोमोसोम से मैच करेगा, फ्यूज करेगा, तो एक्स वाई बनाएगा, एक्स वाई टाइप ऑफ ज़ाइगोट। एंड एक्स वाई टाइप ऑफ ज़ाइगोट होता है मेल में प्रेजेंट। इट मीन्स बेबी बॉय विल बी बॉर्न। एंड अगर एग्स स्पर्म हो जो है एक्स टाइप ऑफ स्पर्म अगर ओवम के एक्स टाइप से कंबाइन करेगा तो वो एक्स ज़ाइगोट बताएगा। सो एक्स ज़ाइगोट जो होगा वो फ्यूचर में बेबी गर्ल में डेवलप करेगा और बॉर्न करेगा। सो हमारे फर्टिलाइजेशन के टाइम ही सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि सेक्स क्या होगा फ्यूचर में आने वाले बेबी का, राइट। So now guys we will discuss embryonic development, जैसे कि ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद। सो अब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में। सो जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज ओवम से, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसमें वो कि इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, जैसे वो इस्थिस्मस से लेके हमारा ओविडक्ट तक पहुंचने लगता है एंड देन ओविडक्ट से वो मूव करने लगता है यूट्रस की तरफ जहाँ पे वो इम्प्लांट होगा। सो इस पीरियड ऑफ टाइम से, यानी कि इस्थिस्मस से हमारा यूट्रस तक पहुंचने तक के टाइम पीरियड के बीच में उसमें मेयोटिक डिवीजन होता है, जिससे उसमें 2, 4, 8 और 16 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्लीवेज, तो आपको बताना है
कि the meiotic division started in a fertilized ovum when it moves through isthmus to oviduct and then towards uterus for implantation, leading to the formation of 2, 4, 8, 16 number of daughter cells known as blastoma. So this process is generally known as cleavage, right? सो इसमें इस क्लीवेज का जो टाइम होता है, इसमें धीरे धीरे हमारा जो एम्ब्रायो होता है ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद, वो धीरे धीरे हमारा फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करता रहता है। और इस मूवमेंट में उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो अकर होते हैं। पहला इवेंट ये होता है कि जो 8 to 16 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स वाले ब्लास्टोमर्स थे, उनको हम लोग कहेंगे मरूला। मरूला जो होते हैं वो 8 to 16 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स से कंसिस्टिंग तो होते हैं, बट वो ज़ाइगोट से हमेशा छोटे रहते हैं। सेकेंड इवेंट ये होता है कि ये मरूला में कंटिन्यूअस डिवीजन रहता है, और इस डिवीजन के बाद इसमें जो न्यू स्ट्रक्चर बनता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसाइट्स। और ये ब्लास्टोसाइट्स भी यूट्रस की तरफ मूव करके पहुंच जाते हैं यूट्रस में। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है मरूला से ब्लास्टोसाइट्स तक का, उसको हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्लास्टुलेशन या फिर डिफाइन ब्लास्टुलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लास्टुलेशन, तो आप यही बताओगे द कन्वर्जन ऑफ मरूला इनटू ब्लास्टोसाइट ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिवीजन इन मरूला इज नोन एज ब्लास्टुलेशन, राइट। नाउ हमारा थर्ड जो इवेंट होता है वो ये होता है, जो ब्लास्टोसाइट्स में ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लेयर में अरेंज हो जाते हैं, आउटर लेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं ट्रोफोब्लास्ट की, वो उनको हम कहते हैं इनर सेल मासेस, राइट। तो ये आपको बहुत क्लियर रखना है कि जो ब्लास्टोसाइट्स के अंदर ब्लास्टोमर्स होते हैं वो आउटर लेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि हमारे ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होती हैं उन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास, राइट। अब फोर्थ इवेंट जो हमारा होता है, वो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर प्रेजेंट होती है या फिर इनर सेल मास की लेयर होती है, उसे डिफरेंशिएट करती हैं एंड बनाती हैं एम्ब्रायो। और ये अटैचमेंट जो होता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर का एंडोमेट्रियम से, ये यूट्राइन वॉल में कंटिन्यूअस डिवीजन के बाद ये ब्लास्टोसाइट्स को कवर कर लेती हैं। तो फोर्थ में मैंने आपको क्या बताया, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, और जो इनर सेल मास होता है उसमें डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन होता है जिससे कि वो एम्ब्रायो बन जाती है। जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी वो उसका अटैचमेंट हुआ था एंडोमेट्रियम वॉल में। एंडोमेट्रियम हमारी यूट्रस में प्रेजेंट होती है ना। सो यूट्राइन सेल वॉल यानी कि जो सेल्स प्रेजेंट है यूट्रस में, उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद सेल नंबर इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज सेल नंबर हमारा ब्लास्टोसाइट्स को कवर कर लेता है, ठीक है। फिर जब ये कवर कर लेता है ब्लास्टोसाइट्स को, तो फिफ्थ हमारा इवेंट होता है कि ये ब्लास्टोसाइट हमारा एंडोमेट्रियम लेयर में यूट्रस की एम्बेड हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इसी प्रोसेस की वजह से अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, राइट। तो बहुत छोटा सा हमारा टर्म है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बहुत क्लियरली हमें इसको समझना है। अब हम देखेंगे कि अब हुआ क्या कि ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, देन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ, और एम्ब्रायो का हमारा इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में। जो ऑर्गेनिज्म थी वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब कुछ चेंजेज होंगे प्रेगनेंसी में जो कि हमें देखने होते हैं, ठीक है। पहले चेंज यही होता है कि बॉडी में एक जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होना डेवलप होना शुरू होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोनिक विलाई, जो कि हमारे यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोनिक विलाई होते हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन करते रहते हैं यूट्राइन टिश्यू से, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं
जो कि हमारा मेरेंटल बॉडी और फीटस के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे प्लेसेंटा किस चीज़ से डेवलप होते हैं, तो आप कहोगे कि ये डेवलपमेंट होता है प्लेसेंटा का क्रोनिक विलाई का यूट्राइन टिश्यू से कॉम्बिनेशन के बाद, राइट। सो हमारा जो प्लेसेंटा होता है उसका फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है एम्ब्रायो का, और साथ ही साथ ये वेस्ट मटेरियल को, जो जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेस्ट मटेरियल जो फीटस प्रोड्यूस करता है, उसका रिमूवल भी करती है, ठीक है। ये प्लेसेंटा एम्ब्रायो से एक स्पेशल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, जिसको हम कहते हैं अम्बिशियल कॉर्ड, ठीक है। ये अम्बिशियल कॉर्ड जो होती है कि एम्ब्रायो से और एम्ब्रायो तक सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट। ये प्लेसेंटा जो है ये हमारा एंडोक्राइन टिश्यू के तरीके भी एक्ट करती है और सेवरल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे ह्यूमन क्रोनिक ग्रैंडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो ये एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज हमारा ये था गैस्ट्रुलेशन पीरियड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। सो जस्ट हमारा इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर मास सेल होती है वो एक आउटर लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होती है हमारी उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। सो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। और ब्लास्टोसाइट्स का इन 3 लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्जन को हम कहते हैं ग्रास्टुला, और जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ग्रास्टुलेशन, ठीक है। सो हमसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रास्टुलेशन, डिफाइन ग्रास्टुलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रास्टुलेशन, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको यही बताना है कि जो ब्लास्टोसाइट्स होता है उनका 3 लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्जन होना, जिसको जो मतलब 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है उसको हम ग्रास्टुलेशन कहते हैं, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को हम ग्रास्टुलेशन कहते हैं। फिर 3 लेयर स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर देना कि जो आउटर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं, इनर लेयर जो होती है उसको हम आउटर लेयर को हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, और इनर लेयर को हम लोग एंडोडर्म कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो मिडिल लेयर होती है उसको हम मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है। सो अगर फंक्शन पूछा जाए कि इन सारे लेयर्स का फंक्शंस क्या होता है, तो ये टिश्यूज़ और ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है स्टेम सेल्स। सो ये स्टेम सेल्स हमारी इनर सेल मास में प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्रोटेंसी से सारे और टिश्यूज़ एंड ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट करने में हमें हेल्प करती हैं। सो ये थे हमारे चेंजेस, 2 चेंजेस थे, पहला कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है एंड दूसरा ग्रास्टुलेशन प्रोसेस, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे एम्ब्रायो में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो बेसिकली ह्यूमंस में ये 9 मंथ का टाइम होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें हमारा पूरा एक एम्ब्रायो एक फीटस में कन्वर्ट होता है, उसके सारे ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स सब कुछ डेवलप हो जाती हैं। सो इसमें जब हमारा प्रेग्नेंट होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस में बेसिकली फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद फीटस का हार्ट डेवलप हो जाता है, यानी कि हार्ट का फॉर्मेशन फीटस में हो जाता है, और यही फर्स्ट साइट होता है कि हमारा फीटस अच्छे से डेवलप कर रहा है। सो जनरली हम लोग टाइम टू टाइम फीमेल्स गो फॉर चेकअप टू द डॉक्टर्स एंड दे लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ द फीटस, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड मंथ के एंड तक, यानी कि जब तक सेकेंड मंथ हमारा एंड होने लगता है, सो फीटस के लिम्स डेवलप होने लगते हैं, मतलब हाथ पैर डेवलप होने लगता है, और ऑल अराउंड 12 वीक्स के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है फीटस में, ठीक है। 5th मंथ के बाद जो चेंजेस, सेकेंड चेंज देखा हमने कि उसमें
हाथ और पैर का डेवलपमेंट होने लगता है सेकेंड मंथ के एंड तक, और 12 वीक के बाद तक सारे मेजर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी लगभग हो जाता है। ठीक है। थर्ड चेंजेस जो एम्ब्रायो में आएगा वो ये है कि फर्स्ट मूवमेंट जो होता है फीटस का और अपीयरेंस ऑफ हेयर, यानी कि उसके सर पे बाल जो आना शुरू होते हैं वो 5th मंथ के आसपास या फिर 5th मंथ में शुरू हो जाता है ये, और अराउंड 24th वीक तक, यानी 24 वीक के टाइम तक उस जो फीटस होता है उसकी बॉडी पूरी ऑल ओवर बॉडी में छोटे छोटे बाल्स आ जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं। ये प्रोसेस हमारा 24th वीक के टाइम तक होता है, और 9th मंथ की प्रेगनेंसी के एंड तक फीटस पूरा डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें देखना है, जैसे पैस्चुरेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। लैक्टेशन पीरियड्स होता है कि जो हमारा 9th मंथ की प्रेगनेंसी का टाइम होता है फीमेल्स में, उसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। सो ये इसलिए होता है जिससे कि उनके बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन हो सके मेमोरी ग्लैंड में फीमेल्स के, और जब बेबी का बर्थ हो गया हो तो वो मिल्क रिलीज़ करने के लिए कैपेबल हो। सो इस प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट मिल्क होता है जो फीमेल मदर बॉडी से बाहर आता है थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है हम उसको कोलोस्टरम कहते हैं। व्हाट वी से कोलोस्टरम। सो ये बहुत ही प्रोटीन में रिच होता है और हाई एनर्जी होता है, और प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं न्यूबॉर्न को, क्योंकि अभी तक वो मदर के वॉर्म में था। सो उसके लिए वो एटमॉस्फेयर में उसने खुद को अडाप्ट कर लिया था, उसमें सारे चेंजेस हो रहे थे, कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। वो 9 मंथ तक एक सर्टेन एटमॉस्फेयर में रहा। फिर जब वो डिलीवरी के बाद बाहर वाले एटमॉस्फेयर में आया, सो इट मे बी लिटिल ट्रिकी फॉर द लिटिल बेबी टू एडजस्ट। सो इसीलिए जो फर्स्ट मिल्क होता है, इसलिए हमें फीडिंग पे कहा जाता है कि फीमेल्स को फर्स्ट फीडिंग अपने बेबी को करानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोटीन्स होती है, एनर्जी होती है, जो कि उसके बेबी को न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए कैपेबल बनाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। बेसिकली जो हमारा फीडिंग का टाइम होता है वो इनिशियल टाइम होता है और अराउंड 6 मंथ्स। सो बेसिकली यही कहा जाता है कि जो भी फीमेल हो उसे 6 मंथ तक अपने लिटिल बेबी की फीडिंग करवानी चाहिए, बिकॉज जो 6 मंथ्स का टाइम होता है इसमें मदर का मिल्क बहुत ही हाई रिच प्रोटीन होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। सो इट रियली हेल्प्स द लिटिल न्यूबॉर्न बेबी टू बिकम स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड उसे एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब पैचुरेशन पीरियड क्या था। पैचुरेशन पीरियड को जो बेसिक टाइम होता है वो उससे पहले एक और टर्म हमारा आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है जब से हमारा एम्ब्रायो यूट्रस में प्रेजेंट होता है, यानी कि लास्ट डे जो होता है मेंस्ट्रुएशन का, उस टाइम से पैचुरेशन के पीरियड तक के बीच का जो टाइम होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। सो गेस्टेशन पीरियड हमारा, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, जब तक मदर के यूट्रस में हमारा एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। और जो प्रोसेस होता है फीटस की डिलीवरी का या फिर आप कह सकते हो चाइल्ड बर्थ का, उस प्रोसेस को हम पैचुरेशन पीरियड बोलते हैं। राइट। सो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थे। अब इसमें कुछ सब इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि जब बेबी का बर्थ हो रहता है तो प्लेसेंटा उसके साथ बेबी के साथ डिलीवरी के थ्रू बाहर आ जाती है। आफ्टर दैट प्लेसेंटा इज कट डाउन। ठीक है।
और ब्लड जो बर्थ के दौरान होता है वो एक्सपेल्ड कर जाता है, यानी कि वो इंक्रीज हो जाता है साइज में, जिससे कि पूरा डेवलप बेबी बाहर आ सके थ्रू द बर्थ कैनाल और यू कैन से वजाइना, राइट। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि पैचुरेशन पीरियड के टाइम होते हैं, राइट। सो अब हमने देख लिया है कि पूरा फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर प्रेगनेंसी के टाइम एम्ब्रायो में और फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो go through the chapters once or twice. If there is any problem, let me know in the comment section. And thank you for watching the video. Don't forget to do like, share and subscribe to my channel for more such interesting videos. And stay home, stay